अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बच्चों। देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ नहीं है, ये तो दोनों क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए या ये यूज कर लीजिए। देखिए अगर आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ B इनटू P ऑफ A बाय B, है ना। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपको सीधे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला मिल जाएगा। हालांकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आता नहीं, एक थ्योरम से आता है, पर हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यूं समझ ले कि हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। ये अपने समझने के लिए बोल रहा हूं। अब देखिए या तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए या ये यूज करिए। जैसे कंडीशनल में आप ये यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसको ए मानते हो तो इसको यूज करते हैं, और अगर उसको बी लेते हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सिमिलरली आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ना ये वाला यूज करिए जिसमें पहले P ऑफ A देते हैं। क्यों? क्योंकि ना नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम लोग पहले इवेंट को A ले लेते हैं, तो फिर अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो उसमें पहले इवेंट को B लेना पड़ेगा, तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस है, कंफ्यूजन में मिस्टेक होने के चांसेस है, तो आप इसको हमेशा यूज करिए, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब लगाते हैं। तो मैं एकदम चीजों को स्ट्रेट कर देता हूं। जब भी आपको दो या दो से ज्यादा इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालनी है, दो से ज्यादा इवेंट नॉर्मली आते नहीं है, क्वेश्चंस होते हैं बहुत कम, पर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो आप ऐसे याद रखिए, जब भी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक साथ पूछा है तो आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करना है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में तो इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन माने एक साथ, ठीक। ये हो गया। तो जब भी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक साथ पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए एक बैग के अंदर कुछ बॉल है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहला रेड बॉल हो दूसरा ब्लैक बॉल हो, ठीक। तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको, दो प्रोबेबिलिटी एक साथ पूछा है, पहला रेड और दूसरा ब्लैक, इसलिए क्या होगा, एक साथ है तो इंटरसेक्शन वाला मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को जब भी आप यूज करेंगे तो आपको ध्यान देना है इवेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो आपको इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक। उस एडजस्टमेंट को कर लोगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस याद रख लो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब यूज नहीं करोगे आप, जब कब डायरेक्ट यूज नहीं करोगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को डायरेक्ट यूज नहीं करना जब इवेंट इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट अगर है तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना। इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दो बॉल निकाल रहा हूं, पहला बॉल निकाल लिया, फिर उसको बाहर ही रख दिया और दूसरा बॉल निकालने गया। तो अब जब दूसरा बॉल निकालने गया तो दूसरे बॉल निकालने के चांसेस डिपेंड करेगा पहला आपने क्या निकाल के रख दिया। तो दूसरे बॉल का निकालना पहले बॉल पे डिपेंड करने लग गया, तो ये कैसा हो गया, डिपेंडेंट इवेंट हो गया। मतलब जब मैं बॉल को वापस नहीं रखता हूं और अगला बॉल निकालता हूं, रिप्लेसमेंट नहीं करता हूं, तो वो डिपेंडेंट इवेंट हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं पहला बॉल निकाला, उसका कलर देख लिया, फिर उसको वापस बैग के अंदर रखा, फिर दूसरा बॉल निकाला, तो इस बार दूसरा बॉल जो निकलेगा उसको पहले से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। मतलब रिप्लेसमेंट अगर आप कर रहे हैं, अगर वापस रख दे रहे तो इंडिपेंडेंट इवेंट, और अगर रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे तो डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो ये मैं यही समझा दिया हूं, करेक्शन क्या है वो बताऊंगा। तो फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है, दो या दो से ज्यादा इवेंट की प्रोबेबिलिटी साथ साथ अगर निकालनी है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाने से पहले ये जरूर कंफर्म करना है कि इवेंट जो है डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हुआ तो याद रखेंगे कि इस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, जो हम आगे समझने वाले, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, अब पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे, है ना, बड़ा आसान है। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, एक बैग है जिसके अंदर 10 व्हाइट बॉल्स है, 15 ब्लैक बॉल्स है। यू आर सपोज टू ड्रॉ 2 बॉल्स एट रैंडम, आपको 2 बॉल निकालनी है, ठीक। यहां पर 2 बॉल निकालनी है और उसके बाद बोलता है विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड
सेकंड इज ब्लैक। दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालनी है। कैसे एक साथ निकालनी है? पहला बॉल व्हाइट होनी चाहिए और दूसरा बॉल ब्लैक होनी चाहिए। दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालनी है मुझे। तो मैं क्या जानता हूं, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालनी है, तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एक साथ मैंने इंटरसेक्शन, तो मुझे पता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक, अब इसको लगाने से पहले इमीडिएटली मुझे एक बात समझना है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो मैं वापस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और कंफर्म करूंगा खुद के लिए कि इंडिपेंडेंट तो नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं इसमें मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहां से मैं क्वेश्चन को वापस पूरा पढ़ता हूं, तो मैं यहां पर देखता हूं क्लियरली मेंशन्ड है विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कर ही नहीं रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बता चुका हूं मैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर इंडिपेंडेंट होता तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता। अभी इंडिपेंडेंट नहीं है तो सीधे फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, मैंने कहा आप हमेशा P ऑफ A को पहले लिखा करिए, P ऑफ A इनटू P ऑफ B बाय A। अब देखिए सबसे पहले ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, P ऑफ A क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ P ऑफ A कितना होगा, तो P ऑफ A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है। अच्छा ठीक है, पहले आप एक काम करिए, दोनों इवेंट को मेंशन कर लीजिए, आपको इजी पड़ेगा। पहला इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की निकलती है, तो पहला प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, और सेकंड जो है दूसरा इवेंट हो जाएगा, सेकंड इवेंट इज सेकंड बॉल इज ब्लैक। दिस विल बी द सेकंड इवेंट। ठीक, अब आप देखिए सबसे पहले P ऑफ A निकालते हैं। वो व्हाट विल बी P ऑफ A, तो यहां पर निकालना मैं, तो P ऑफ A क्या हो जाएगा इसको पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, तो ये बैग है, इसमें से पहला बॉल निकाल रहा हूं। तो पहला बॉल निकाल रहा हूं, तो पहला बॉल क्या आना चाहिए? व्हाइट आना चाहिए। तो जितने व्हाइट है वो मेरे फेवरेबल आउटकम, तो व्हाइट कितने हैं? 10 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम होता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? 25। ठीक, फिर अगला वैल्यू क्या चाहिए? P ऑफ B बाय A। इसको पढ़िए, पढ़ते आना चाहिए। ये जो बाय मैं बोल रहा हूं इसको आप व्हेन पढ़ा करिए। ये जो कंडीशन वाला लाइन है इसको व्हेन पढ़ना चाहिए, WHEN, व्हेन। कैसे देखिए, P ऑफ B माने प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज ब्लैक व्हेन फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरा बॉल ब्लैक होना चाहिए, जबकि पहला व्हाइट हो चुका। मतलब आपने जब पहला बॉल निकाला है तो वो पहला बॉल क्या निकल गया है? व्हाइट निकल गया है। और अब आप दूसरा बॉल निकालने जा रहे हैं जो कि ब्लैक निकलना चाहिए। तो पहला जब व्हाइट निकल गया होगा बच्चों, तो अब इस बैग के अंदर, इस बैग में से एक व्हाइट निकल गया अगर, तो इस बैग में 9 व्हाइट बचेंगे और ब्लैक पूरे के पूरे 15। तो अब आप दूसरा बॉल निकालने जा रहे हैं, पहला व्हाइट निकाल दिए, ये बचा हुआ बैग के अंदर। अब इसमें से आप क्या निकालना जा रहे हैं? आपको क्या निकालना है? सेकंड बॉल निकाल रहे हैं, वो ब्लैक होना चाहिए। पहला व्हाइट निकल गया, सेकंड निकाल रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल, B माने सेकंड बॉल ब्लैक व्हेन द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। तो पहला व्हाइट निकल गया, बैग के अंदर 9 व्हाइट 15 ब्लैक बचा है। तो अब आप दूसरा बॉल निकाल रहे हैं, तो ये कैसा होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। तो आपका फेवरेबल आउटकम ब्लैक है, तो 15 ब्लैक है, तो फेवरेबल आउटकम 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा इस बार? 24। क्यों? क्योंकि वैसे भी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो एक बॉल को उसने बाहर ही रख दिया था। ठीक, तो अभी फॉर्मूले में डाल देते हैं, देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 10 बाय 25 इनटू 15 बाय 24। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आंसर आपका आ गया। अब देखो बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी होगा ना, आप ज्यादा स्टेटमेंट के चक्कर में मत पड़ना, है ना। अपन जितना शॉर्ट में कर सके उसी सब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो मुझे पता है P ऑफ, ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं क्या बोलता हूँ? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B। यही होता है। मतलब दो इवेंट है, एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पहला इवेंट का प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अगर तीसरा इवेंट भी साथ में हो रहा तो इनटू तीसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो आप स्टेटमेंट के चक्कर में मत पड़िए।
अगर आपको दिख रहा है प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट इवेंट का है तो सीधे सीधे क्या करना है, जिन जिन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन सबको चुपचाप से इंटू करते चले जाओ, खत्म। ठीक है, चुपचाप, जैसे मान लो तीन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सीधे आंसर लिखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, बोर्ड में आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे क्या लिखोगे, पहले का प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरे का प्रोबेबिलिटी इंटू तीसरे का प्रोबेबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये बार बार आते रहते हैं। देखिए सिंपल सा तरीका है, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक, तो मैं सीधे सीधे क्या बोलूंगा, देखो मान लेता हूं कि दो लोग हैं, एक को मैंने ए मान लिया और अच्छा ऑलरेडी ए एंड बी उसने बोल दिया, ए और बी दो स्टूडेंट हैं, दोनों जब अलग अलग इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी की क्या है 1/3, ए की 1/2 बी की 1/3, दोनों इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए से सॉल्व होगा कि नहीं होगा उससे बी को कोई लेना देना नहीं, बी से सॉल्व होगा कि नहीं उसको ए से कोई लेना देना नहीं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मैं समझ गया। तो पहले मैं एक काम करता हूं, दोनों इवेंट को लिख लेता हूं एटलीस्ट, ठीक, तो ए क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट ए इवेंट है, दूसरा इवेंट बी क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट बी, ठीक है। तो पहला पार्ट सीधे सॉल्व कर लेते हैं अपन, पहले पार्ट में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देखो पहला पार्ट क्या बोलता है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, मतलब या तो ए से सॉल्व होगा, बी से नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या फिर बी से हो गया ए से नहीं हुआ तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या फिर दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कुल मिला के प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगा, और इन सबका आपस में क्या होते जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, देखो ए से सॉल्व हो जाए, ठीक, और इंटू लगा दिया, इंडिपेंडेंट है, बी से सॉल्व ना हो, बी नॉट अब जानते हैं, ठीक, या अगली और पॉसिबिलिटी, जितनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनेगी आप यूं समझ लो, डीप में अपन नहीं जा रहे, बिल्कुल यूनियन वो सब बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे प्लस लगाते जाओ, जितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ए से ना हो पर बी से हो जाए, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है ए से भी सॉल्व हो जाए और बी से भी सॉल्व हो जाए, दोनों से सॉल्व हो जाए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि बस प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अब वैल्यू डालते जाते, देखो P ऑफ ए कितना दिया 1/2, P ऑफ बी नॉट, तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन अब जानते होंगे ना, P ऑफ बी नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ बी, ये 9th 10th में पढ़ते हैं ना, probability of happening of an event plus probability of not happening of the same event is equal to 1, तो P of A naught हो जाएगा 1 minus P of A, तो P of B naught क्या हो जाएगा 1 minus P of B, P of B कितना दिया है, B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो 1 minus 1/3 ये आया 2/3, वैसे ही P of A naught भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 minus P of A, P of A कितना है 1/2, तो P of A naught भी आ जाएगा 1/2, वैल्यू डाल दीजिए फटाफट, तो 1/2 इंटू P of B naught कितना है 2/3 प्लस P of A naught हाफ इंटू P of B, P of B कितना था 1/3, ठीक, प्लस P of A हाफ इंटू P of B 1/3, इसको आप इवैल्यूएट कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट बचा, सेकंड पार्ट क्या है, देखो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे और यहाँ कुछ भी नहीं चुपचाप लिख देंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, स्टेटमेंट के चक्कर में ही मत पड़िए, ठीक है। क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली एक से ही सॉल्व होनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए एक से ही, तो इसका मतलब अगर ए से सॉल्व हुआ तो बी से नहीं होगा, एक से सॉल्व होना चाहिए ना। क्या और कोई केस बनेगा, हाँ एक और केस बनेगा, क्या बनेगा कि ए से सॉल्व हो जाए और बी से ना हो, पहला केस ए से हो जाए बी से ना हो, तो दूसरा केस क्या हो जाएगा ए से ना हो और बी से सॉल्व हो जाए, यस, तो जब अलग केस बनेगा तो बीच में प्लस, और चूंकि इंडिपेंडेंट है तो सब प्रोबेबिलिटी का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक, तो पहला केस ले रहा हूं मैं ए से सॉल्व हो जाए, बीच में इंटू, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंटू बी से सॉल्व ना हो, ऐसा क्यों, क्योंकि किसी एक से ही सॉल्व हो रहा है, ठीक, तो ये एक से ही सॉल्व हो रहा है दोनों से, प्लस दूसरा केस बन गया तो प्लस लग गया,
दूसरा केस क्या बन सकता है, ए से सॉल्व ना हो और बी से सॉल्व हो, और कोई पॉसिबिलिटी है? ठीक, एक से ही सॉल्व होना, यही दो केस होंगे। फटाफट वैल्यू डाल दोगे तो 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू पी ऑफ बी कितना था 1/3, इसको कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड अपॉन इंडिपेंडेंट इवेंट। मैंने पहले ही बोला आपको ज्यादा स्टेटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, प्रोबेबिलिटीज का सीधे सीधे आपस में मल्टीप्लाई करते जाना और अलग अलग केसेस बनेंगे तो प्लस करते जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, देखिए ए और बी सी तीन लोग हैं, ये टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, ठीक, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हिट करने की सॉल्यूशन में। सबसे पहले ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट, ए के टारगेट हिट करने का, ए कितने बार हिट कर देता, 4 बार, टोटल कितने शॉट में, 5 शॉट में, तो फेवरेबल 4 डिवाइडेड बाय 5 टोटल, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट विल बी, बी कितने शॉट में हिट करता है, 4 शॉट में, कितने बार हिट कर देता है, 3 बार, फेवरेबल 3 टोटल 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग द टारगेट 2 टाइम्स हिट करता है, कितने शॉट्स में, 3 शॉट्स में, 2/3, ठीक। अब सीधे सीधे आएंगे, फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे सीधे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों है, क्योंकि देखो ए का हिट करना या ना करना उसको बी से कोई लेना देना नहीं है, बी का हिट करना ए या सी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपना अपना इंडिपेंडेंट टैलेंट है कि किसका निशाना कितना प्रॉपर लग रहा है। तो इसलिए ये एक इवेंट का ए का हिट करना बी या सी के हिट करने से कोई रिलेशन नहीं है, तो एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। तो सीधे क्या होगा, सबकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते जाना और अलग अलग केस बनते गए तो बीच में प्लस डालते जाना, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए बी एंड सी ऑल में हिट, तीनों हिट कर सकते हैं, ए भी हिट कर दे, बी भी हिट कर दे, सी भी हिट कर दे, तो ए हिट करेगा, ठीक, फिर बी भी हिट करेगा, तो बीच में क्या लगेगा, चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, सी भी हिट करेगा, तो ये तीनों के हिट करने की प्रोबेबिलिटी खत्म, ए भी हिट करे, बी भी करे, सी भी करे, तीनों सीधे सीधे वैल्यू डाल देंगे आप, तो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, सही है, आ जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम, है ना, कोई सिंबल स्टेटमेंट इन सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एनी टू ऑफ ए बी एंड सी विल हिट द टारगेट, अब दो लोग ही हिट करने चाहिए, मतलब ए और बी कर दे सी ना करे, दो लोग कर गए, ए और सी कर दे बी ना करे, या फिर ए और बी करे तो सी हिट ना करे, एग्जैक्टली दो लोग हिट करना चाहिए। तो कैसे ले रहा हूं मैं, देखिए मैं मान लेता हूं पहली बार ए हिट कर देता है, दो करने चाहिए, बी भी हिट कर देता है, इंडिपेंडेंट है तो इनटू हो रहा है सबका, और सी हिट नहीं करेगा क्योंकि दो ही लोग करने चाहिए। अगला पॉसिबिलिटी बन रहा है, अगला केस बन रहा है, तो बीच में प्लस, अगली बार मान लेते बी हिट नहीं करेगा, मतलब ए हिट करेगा, बी हिट नहीं करेगा और सी हिट कर देगा, ठीक, सी हिट कर देगा, यहां पर भी एग्जैक्टली दो लोग हिट कर रहे हैं। अगली बार एक और पॉसिबिलिटी होगी, क्या होगी, ए हिट ना करे और बाकी दोनों हिट कर दे, ठीक। अब आपके पास जैसे आपको सी नॉट निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ सी कर लेंगे तो सी नॉट आ जाएगा, ऐसे बी नॉट सी नॉट, यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, नॉट निकालना तो अपन सीख चुके हैं ना पिछले क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट क्या है, नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, बड़ा सिंपल, कोई भी टारगेट को हिट नहीं करेगा, तो सीधे देखो आप अगर दूसरे बुक से पढ़ेंगे तो कई सारे ट्रिक होते हैं, नन का हो जाएगा एटलीस्ट, 1 का उल्टा, वो सब चक्कर में अगर आप जल्दी से पढ़ रहे हैं, आप ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, तो चुपचाप आप इसी तरीके से पढ़िए, है ना, जल्दी जल्दी आपको समझ में आते रहेगा, नहीं तो कई सारे कॉन्सेप्ट है, कई सारे मेथड है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमको जल्दी समझ में आता है, क्या हो जाएगा, तीनों में से कोई भी हिट ना करे, बड़ा सिंपल, ए भी हिट ना करे, बी भी हिट ना करे, इनटू सी भी हिट ना करे, यस। तो यहां पर आप तीनों वैल्यूज निकाल लेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए करेंगे तो पी ऑफ ए नॉट आ जाएगा, जैसे बी नॉट सी नॉट की वैल्यू डाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब इंडिपेंडेंट इवेंट का एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि बेहतर समझ पाए। देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हैं, है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम नहीं आता तो इससे मिलता जुलता है और आप आराम से बना लेंगे।
ठीक है। फिर से ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसे समझ पा रहा हूँ, क्योंकि देखो ए का सच बोलना या झूठ बोलना उसका बी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, वो सच बोल रहा है बी झूठ बोल रहा है, बी सच बोले काट दे फिर से बोला बिल्कुल। ओके बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट का एक और क्वेश्चन दिया हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा तो सिमिलर आते हैं, आप बना लोगे आराम से। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए जो है 60% केसेस में सही बोलता है, सच बोलता है, ट्रूथ बोलता है, बी स्पीक्स ट्रूथ इन द 90% केसेस। पहली बात तो ए का सच बोलना या झूठ बोलना उससे बी को कोई लेना देना नहीं है, या बी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उससे ए को कोई लेना देना नहीं, हम समझ गए कि इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीधे सीधे देखो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी पहले लिख लेता हूं, पी ऑफ ए माने ए स्पीकिंग द ट्रूथ। 60% केस में वो सच बोलता है, 60% माने 60/100, ठीक। तो फिर ए के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी, झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, तो कितना बचेगा, 40% ही बचेगा, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, 40/100, ठीक है। उसी तरह बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग द ट्रूथ 90%, ठीक, 90% माने 90/100, तो फिर बी के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 10% रह जाएगा, या 1 माइनस करके भी निकाल लेंगे आप, तो यही आएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, मतलब कोई एक फैक्ट है जो दोनों बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ है, पर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब बात तो सच या झूठ की हो रही ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्राडिक्ट होगा, मतलब पहला सच बोलेगा तो दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेगा, झूठ बोल के, या फिर पहला झूठ बोलेगा तो दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेगा, सच बोल के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट बड़ा सिंपल, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे अपन, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, उल्टा उल्टा होना चाहिए, तो मान लेते हैं ए अगर सच बोला तो बी सच नहीं बोलेगा, माने झूठ बोलेगा, बी नॉट, केस खत्म। अगला केस और बन सकता है कि ए सच ना बोले और बी सच बोल जाए, बीच में प्लस लगा क्योंकि अलग अलग केसेस हो, वैल्यू पुट ऑन कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 60/100 इंटू पी ऑफ बी नॉट 10/100 प्लस पी ऑफ ए नॉट 40/100 इंटू पी ऑफ बी 90/100, ठीक। फिर कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, सेकेंड पार्ट में आइए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे फिर से। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है देखिए, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि दे मस्ट एग्री टू ईच अदर, एग्री मतलब दोनों सेम चीज बोलनी चाहिए, मतलब यहां पर क्या होगा, जब ए सच बोलेगा, एग्री कर रहा है, तो बी भी सच ही बोलेगा उसको, और अगर ए झूठ बोला, दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, तो बी भी उसको झूठ बोल के एग्री करेगा, यस। और कोई तीसरा केस नहीं, एक केस दो अलग अलग केस, इसलिए बीच में प्लस, इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए जितने भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सबको एक बार मल्टीप्लाई करके चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सीधे सीधे वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा ना, बड़ा सिंपल था। ओके बच्चों, अब स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लास्ट टॉपिक है 3 मार्क्स वाला कैटेगरी, है ना, ये वीडियो इसमें खत्म हो जाएगा इस टॉपिक से, 3 मार्क्स, फिर अपन 4 मार्क के लिए एक और छोटा सा वीडियो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा आपका, है ना। मैंने पहले कहा था ये थोड़ा सा लंबा कंटेंट है 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में कंटेंट बहुत कम होंगे, वो वीडियो ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बड़ा सिंपल है, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आप बहुत जल्दी पढ़ के कर सके, है ना। तो यहां से देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले ना इसमें एक रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देखना है, आपको क्वेश्चन में ना 2 तरीके से पूछेगा, आपको समझ में कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, या तो वो सिर्फ मीन निकालने बोल देगा, ठीक है। तो जब मीन निकालने बोलेगा तो आप समझ जाना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनने के बाद ही मीन निकलता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है, मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डेटा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप क्वेश्चन में मेंशन मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं पहचानने, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो मीन बोलेगा, तब भी आप समझ जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल है, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कौन से टॉपिक का है। अब देखिए इसमें ना एक रैंडम वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा जिससे आप जल्दी समझ सके। तो मान लीजिए
अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हैं और अगर उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, यही बोलेगा, या बोलेगा मीन निकालिए, तो आप फिर फट से ना खुद से पूछना, इसका जवाब क्वेश्चन देगा। जैसे ही बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, तो आप खुद से पूछना किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। या उसने बोला मीन निकालिए, तो आप खुद से पूछो किसका मीन निकालना है, तो खुद से पूछ के वो उस चीज को आप क्वेश्चन में ढूंढिए। तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ एसेस, बस खत्म। तो जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है उसके कितने नंबर हो सकते हैं। तो कैसे, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, ठीक, तो बस आपको गिनने हैं कि मैं कितने कार्ड निकाल रहा हूं, उसमें कितने एस हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसने बोला क्वेश्चन में कि 3 कार्ड निकाल रहे हो और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ कितने एसेस, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ नंबर ऑफ एसेस का, तो 3 कार्ड में कितने बार एस आ सकता है, ये या तो एक बार भी एस ना आए 0, तो रैंडम वेरिएबल की एक वैल्यू क्या आ जाएगा, x की एक वैल्यू 0, या फिर एक एस आ सकता है, या फिर 2 एस आ सकता है, या फिर तीनों कार्ड में एस आ सकता है, चौथा एस आएगा नहीं क्योंकि 3 ही कार्ड खींच रहे हो। या अगर यूं समझो आप कि एक बैग के अंदर बहुत सारे बॉल हैं, क्वेश्चन बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, तो आपने पूछा किसका बनाना है, तो क्वेश्चन फिर बता रहा होगा आपको कि ड्रॉइंग द रेड बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे कितने रेड बॉल ड्रॉ कर, कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर उसने बोला 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो 3 बॉल में रेड बॉल कितने हो सकते हैं, या तो एक भी रेड नहीं होगा, या एक रेड होगा, या 2 रेड होगा, या तीनों के तीनों रेड होगा, तो फिर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक। तो सबसे पहले आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन में और समझाऊंगा, एकदम आसान लगेगा आपको। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद उन वैल्यूज पे ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे प्रोबेबिलिटी x को 0 लिखेंगे यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, मान लीजिए 3 वैल्यू आई है रैंडम वेरिएबल की 0 1 2 3, तो यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिख देंगे। फिर 0 पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, कैसे करना होगा मैं बताऊंगा आपको। फिर यहाँ 1 पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके यहाँ डालेंगे, 2 पे करके यहाँ डालेंगे, 3 पे कैलकुलेट करके यहाँ डाल देंगे, ये वैल्यूज डाल देंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा, ठीक। कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। अब देखो उसके बाद मीन कैसे निकालना है, ये बड़ा सिंपल है। मीन माने, मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, आप या तो उसको x बार से रिप्रेजेंट कर लीजिए या e ऑफ x से रिप्रेजेंट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और है, ये इस टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक होता है वेरिएंस, तो याद रखिएगा वेरिएंस सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मीन है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और मीन है, वेरिएंस सिलेबस में। तो मीन निकालने के लिए कोई समेशन सिग्मा वाला फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं आपको। आपका टेबल बन गया, बस इसको इससे इंटू करिए, बीच में प्लस डालिए, फिर इसको इससे इंटू करिए, बीच में प्लस डालिए, इसको इससे इंटू करिए, बीच में प्लस डालिए, इससे इसको इंटू करिए, बीच में प्लस डालिए, और है तो प्लस डाल के इंटू करते चले जाइए। तो कैसे हो जाएगा, दिस इंटू दिस, आप ऐसे ही करना, सीधे, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना। x1 p1 इसके हिसाब से, फिर प्लस दिस इंटू दिस x2 p2, फिर प्लस दिस इंटू दिस x3 p3 प्लस x4 p4, और अगर है तो और डालते चलेगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, मीन या एक्सपेक्टेशन, ठीक है।